वेलकम टू 100% मार्क्स। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का एक चैप्टर दैट इज़ हैबिटेट ऑफ द लिविंग। और इस चैप्टर का हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। हम लोग इस पूरे चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हैबिटेट होता क्या है, मतलब एक ऐसा फेवरेबल जगह जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके, जहाँ पर उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर, प्रोटेक्शन, सारा चीज़ जब उसको मिलता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, तो वो उस जगह पर सर्वाइव कर पाता है, रह पाता है। यही हैबिटेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल कंडीशंस। तो ये जो हैबिटेट है वो दो तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब वैसे हैबिटेट, वैसे प्लेसेस जो ज़मीन के ऊपर पाए जाते हैं और ज़मीन पर पाए जाते हैं, जहाँ ज़मीन पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, वैसे हैबिटेट्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। और एक्वेटिक हैबिटेट मतलब वैसे हैबिटेट्स जो कि वाटर बॉडीज़ में पाए जाएंगे, जैसे लेक्स, सीज, रिवर्स एट्सेट्रा। इन सारी जगहों पर जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, तो इन सारे प्लेसेस को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट के कैटेगरी में रखते हैं। सो आज के क्लास में हम लोगों को डेजर्ट्स के बारे में पढ़ना है, और डेजर्ट एक तरीके का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल है। सो डेजर्ट्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में वो समझते हैं। डेजर्ट के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वहाँ पर किस तरीके का रेनफॉल होता है, कितना वहाँ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, किस तरीके का टेम्परेचर वहाँ हम वैरी होता हुआ देखते हैं ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम। और सारे फिजिकल कंडीशंस को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि इस डेजर्ट वाले इलाके में किस तरीके के एनिमल्स एंड प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं, और इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए जो भी एनिमल्स एंड प्लांट्स वहाँ सर्वाइव करते हैं, उनके बॉडी में किस तरीके का स्पेशल अडेप्टिव फीचर होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेजर्ट एक तरीके का बहुत ही ड्राई रीजन है, मतलब सूखा इलाका है, क्योंकि वहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, क्योंकि वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर साल भर में बहुत कम रेनफॉल होता है। सो अगर कोई एरिया साल भर या बहुत सालों तक अगर वहाँ रेनफॉल नहीं हो, तो वहाँ पर पानी की ऑटोमेटिकली कमी हो जाती है, बिकॉज वी ऑल नो दैट रेनफॉल इज़ द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। तो रेनफॉल नहीं होने के वजह से डेजर्ट का जो इलाका है वो धीरे धीरे ड्राई होता जाता है। और डेजर्ट के ड्राई होने के वजह से और वहाँ ह्यूमिडिटी कम होने के वजह से वहाँ पर एक चीज़ और ये भी है कि दिन का जो टेम्परेचर है और रात का जो टेम्परेचर है, दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। दिन के टाइम में जब बहुत ज़्यादा सनलाइट अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी आसपास प्रेजेंट होती है, तो उस वक्त दिन का जो टाइम है वो बहुत ही गर्म होगा और वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन के टाइम में। लेकिन वही चीज़ अगर हम रात के टाइम में देखें, तो रात के टाइम में सिंस उस टाइम सनलाइट अवेलेबल नहीं है और टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फॉल कर जाता है, और इसीलिए रात के टाइम में बहुत लो टेम्परेचर हो जाता है। ठंडा वहाँ पर आपको ज़्यादा महसूस होगा ड्यूरिंग द नाइट टाइम। तो इसीलिए दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में बहुत एक्सट्रीम आपको अंतर दिखता है, बहुत डिफरेंस दिखता है डेजर्ट वाले इलाके में, एज़ कम्पेयर टू एनी नॉर्मल प्लेस जो कि डेजर्ट वाला इलाका नहीं है। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में जहाँ पानी की इतनी कमी है, जो इतना सूखा इलाका है, जहाँ पर ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन होते हैं, मतलब दिन में बहुत गर्मी होती है और रात बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ऐसे कंडीशंस में किस तरीके के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एनिमल से शुरू करेंगे कि किस तरीके के एनिमल्स वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, जैसे रैट्स, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस, स्नेक्स, एंड डेफिनेटली वी ऑल नो कि कैमल सबसे ज़्यादा फेमस एनिमल है जो यहाँ आपको ज़रूर देखने को मिलता है किसी भी डेजर्ट में। सो ये एनिमल्स किस तरीके से यहाँ सर्वाइव करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। रैट्स एंड स्नेक्स
These two kinds of animals generally live in burrows. ये burrows में रहते हैं. burrow मतलब होता है बिल में रहते हैं, जैसे हिंदी में उसको बिल कहा जाता है. ज़मीन खोद करके जो बिल बनाते हैं रैट्स या स्नेक्स, तो उसको हम लोग इंग्लिश में burrow कहते हैं. सो दीज एनिमल्स टेंड टू लिव इन burrows. और कब रहते हैं वो burrows के अंदर? जब दिन का समय होता है, जब आसपास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से इतनी हीट एनर्जी होती है कि अगर रैट या स्नेक दिन के टाइम में बाहर निकलेंगे तो शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो उस एक्सट्रीम टेम्परेचर से खुद को बचाने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए दिन के वक्त रैट्स एंड स्नेक्स अपने बरोज में छिप कर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके. एंड लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस ज़्यादातर हम देखते हैं दैट दे लिव इन शेड्स ऑफ रॉक्स. बड़े बड़े जो साइज़ के रॉक्स होते हैं या कोई भी रॉक होता है उसके जस्ट नीचे, उसके नीचे जो खाली एक जगह होती है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ा शेड होता है, थोड़ा कंपैरेटिवली कूलर प्लेस होता है, वहाँ पर आपको लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस रेस्ट करते हुए दिखेंगे. आप जनरली कोई भी रॉक, कभी अगर डेजर्ट इलाके में जाकर अगर आप रॉक उठा कर देखें तो उसके जस्ट नीचे आपको कई सारे लिजर्ड्स एंड स्कॉर्पियंस दिखेंगे, क्योंकि वो दिन के टाइम में रॉक्स के शेड के नीचे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर. और जैसे ही दिन का टाइम ख़त्म हो जाता है और रात का टाइम शुरू हो जाता है, जब टेम्परेचर रात के टाइम में गिरने लगता है और आसपास का जो इलाका है वो ठंडा होने लगता है, तब धीरे धीरे रैट्स, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियन, स्नेक्स, ये सारे एनिमल्स धीरे धीरे रात के टाइम में एक्टिव होते हैं और रात के टाइम में बाहर निकलकर अपना खाना खोजते हैं. So in the daytime they prefer doing rest in their homes, like in burrows or under the shades of rocks. And as soon as daytime is over and as soon as night time comes out, so when the temperature is comparatively cooler during the night time, so वो बाहर निकलते हैं and they go in searching for their food. चाहे वो अपना खाना खोजे या खाना हंट करके खाए, कैसे भी जो भी करते हैं, लेकिन खाना खोजने के लिए फिर वो रात के टाइम में बाहर निकलते हैं. ठीक है. सो सिमिलरली जिस तरीके से रैट्स, लिजर्ड्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स सर्वाइव कर लेते हैं, उसी तरीके से कैमल को इतना ज़्यादा स्पेशल प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है डेजर्ट एनिमल्स में. और सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि डेजर्ट में रहने वाला कोई एक एनिमल का नाम बताना है, तो सबसे पहले हम कैमल ही कहते हैं. सो ऐसा क्यों है कि कैमल सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे डेजर्ट के एनिमल्स में? वो इसीलिए क्योंकि कैमल को हम लोग शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं. अगर हमारे पास कोई प्रॉपर व्हीकल नहीं है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर गाड़ी नहीं है जो सैंड वाले इलाके में या डेजर्ट में चलाई जा सके, अगर हमें किसी एनिमल को चूज़ करना हो कि किसी एनिमल के मदद से हमें डेजर्ट में ट्रैवल करना है, तो वो कैमल ही होगा. विदाउट कैमल हम लोग नॉर्मली बिना किसी गाड़ी या बिना किसी कैमल के हम लोग डेजर्ट में ट्रैवल नहीं कर सकते. वो इसीलिए क्योंकि कैमल के बॉडी में कुछ अडेप्टिव फीचर्स होते हैं जो उसको डेजर्ट में ट्रैवल करने में भी मदद करते हैं, एट द सेम टाइम डेजर्ट में सर्वाइव करने में भी मदद करते हैं. सो हम लोग को आगे चैप्टर में ये जानना है कि कैमल के पास ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर होता है जो उसको डेजर्ट में आराम से ट्रैवल करने में और सर्वाइव करने में मदद करता है. ओके. तो सबसे पहला चीज़, जैसे आप पॉइंट वाइज देख रहे हैं कि कैमल के पास बहुत ही लॉन्ग लेग्स होते हैं. लॉन्ग लेग्स होने से उसका जो मेन बॉडी पार्ट है वो हीट ऑफ द सैंड से बचकर रह जाता है और हीट ऑफ द सैंड से वो कभी कांटेक्ट में नहीं आता है. जब तक वो सैंड के ऊपर बैठेगा नहीं तब तक वो कभी भी सैंड के कांटेक्ट में नहीं आएगा. सो वाइल ट्रैवलिंग ऑन द सैंड, वाइल ट्रैवलिंग ऑन डेजर्ट, कैमल का बॉडी कभी भी सैंड के हीट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और इससे वो अपने बॉडी को सैंड के हीट से जलने से बचाते हैं. ठीक है. तो वो सैंड से जलते नहीं हैं. तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि कैमल का जो लेग्स है वो क्वाइट लॉन्गर है, आप देख सकते हैं. तो सैंड बिल्कुल यहाँ ज़मीन पर इस लेवल पर है और इसका जो मेन बॉडी पार्ट है इट इज़ समवट हियर.
तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, सैंड और मेन बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ये आपका सैंड विच इज़ क्वाइट हॉटर, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंटली सनलाइट फॉल करता है, तो सारा सनलाइट का सोलर एनर्जी ये सैंड एब्जॉर्ब करके अपने में जमा करके रख लेता है, और इसीलिए वहाँ का जो सैंड है वो बहुत गर्म होता है। तो इस हॉट सैंड के कांटेक्ट में इसकी बॉडी नहीं आती है, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ऊपर है। ये जो मेन बॉडी पार्ट है ये इसके कांटेक्ट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ऊपर है। उसके बॉडी को ऊपर की तरफ रखने के लिए कौन मदद करता है? दीज लॉन्ग लेग्स आर हेल्पिंग इट टू डू सो। ठीक है, तो सिंस इसके पास लॉन्गर लेग्स हैं तो इसीलिए इसकी जो मेन बॉडी है वो हॉट सैंड से काफ़ी ऊपर होती है, और इसीलिए वो बहुत जल्दी हॉट सैंड के कांटेक्ट में नहीं आता है। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग दैट हेल्प्स आउट camel to protect its body from hot sand, from the heat of sand. Okay, सेकेंड जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कैमल के पास थिक आईब्राउज होते हैं। कैमल का आईब्राउज बहुत थिक होता है, जो उसके आँखों को शील्ड करता है। शील्ड करना मतलब उसके आँखों को प्रोटेक्ट करता है। किससे? सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट में ही उसको ट्रैवल करना है, दिन के टाइम में ही ट्रैवल करना है, तो सनलाइट में ट्रैवल करना होगा, और कॉन्स्टेंटली वो सनलाइट उसके आँखों पर भी फॉल कर सकता है। तो उसके आँखों को शील्ड करने के लिए उसके पास तो ह्यूमन बींग्स की तरह शेड्स नहीं होंगे। जैसे हमारे पास गॉगल्स होते हैं, शेड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के हमारे पास स्पेक्स होते हैं, चश्मे होते हैं, जो धूप वाले चश्मे होते हैं जिसको आप शेड्स कहते हैं। वो सारी चीज़ें तो हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने आँखों को तेज़ धूप से बचाने के लिए पहन सकते हैं, लेकिन धूप से बचने के लिए, सनलाइट का स्ट्रॉन्गर रेस से बचने के लिए कैमल के पास कोई चश्मा नहीं है। इट डज़ नॉट हैव एनी गॉगल्स और शेड्स ऑफ इट्स ओन, राइट। तो वो अपने आँखों को कैसे बचाएंगे? उनको अपने आँखों को बचाने के लिए उनके बॉडी का एक अडेप्टेशन है कि उनके पास थिकर आईब्राउज होता है, जो उसके आँखों को शील्ड करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्गर सनलाइट। ओके, सो इसीलिए थिकर आईब्रोज भी उनको मदद करता है, उसके आईज को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। देन इट ऑल्सो हैज़ वेरी लॉन्गर आई लैशेस। आई लैशेस भी बहुत लॉन्गर है कैमल का। वाई? क्योंकि आप डेजर्ट इलाके में जब भी मूव करते हैं तो वहाँ पर विंड बहुत तेज़ी से बहता है, वहाँ पर हवा बहुत तेज़ी से आपको फ्लो होता हुआ दिखेगा, एंड यू कैन फील दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ विंड दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू ऑल थ्रू द डेजर्ट। एंड वहाँ पे अगर विंड फ्लो कर रहा है तो उसके साथ साथ सैंड भी उसके साथ फ्लो हो जाता है। आपको कई जगह पे सैंड पार्टिकल्स हवा में ऐसे उड़ते हुए आप देखेंगे डेजर्ट इलाके में। तो अगर ये सैंड से बचने के लिए हम अगर अपने आँखों को बंद नहीं करेंगे तो हमारे आँखों में ये सैंड जा सकता है, जिससे कि हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है और फिर हम आगे आराम से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ कैमल के साथ भी हो सकता है, बिकॉज कैमल इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग इन डेजर्ट। तो डेजर्ट में ये सैंड के पार्टिकल्स उसके आँखों में भी जा सकता है। तो अपने आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास लॉन्गर आई लैशेस होता है, जो सैंड पार्टिकल्स को उसके आँखों में एंटर करने से रोकता है। सो इसलिए लॉन्गर आई लैशेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैमल, बिकॉज इट इज़ not allowing the sand particles to enter inside its eyes. Okay, so इसके आँखों का भी एक आप अलग अडेप्टेशन देखते हैं कि इसके पास थिकर आईब्राउज हैं जो उसको स्ट्रॉन्गर सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसके पास लॉन्ग आई लैशेस हैं जो सैंड पार्टिकल्स को आँखों में घुसने नहीं देता है। सो दीज आर द काइंड्स ऑफ वेरी स्मॉल एंड माइनर अडेप्टेशंस, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टेंटली डेजर्ट में ट्रैवल करना है तो दीज थिंग्स रियली मैटर अ लॉट। ओके, सो एज फार एज यू सी हियर, हम लोगों ने अभी तक लॉन्गर लेग्स के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट थिकर आईब्रोज एंड लॉन्ग आई लैशेस। इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अडेप्टिव फीचर में डिस्कस कर लिया है। अब हमें डिस्कस करना है अबाउट नॉस्ट्रिल्स, थिक लिप्स एंड hump, which is one of the most commonly things that is
that we know about camel कि camel के पास hump होता है, right? So we are going to discuss about all of that. So I'm just going to change the page and we are just going to go to the next page. So I hope it is visible. So yes, so next that we read about the next adaptive feature that camel has is camel has a nostril that can close so that sand does not enter its nose. जैसे हमारे पास जो nostril है, nostril मतलब the opening of the nose, ठीक है, हमारे nose का opening, तो हमारे जो नोज़ का ओपनिंग है वो हमेशा ओपन रहता है, हम अपने नोज़ को क्लोज़ नहीं कर सकते हैं. हमारा जो नॉस्ट्रिल्स है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ नहीं होता है, वो अगर हम बंद करना चाहें तो वो हमें हाथों से उसको बंद करना पड़ेगा. वी हैव टू कवर आवर नोज़ लाइक दिस और वी हैव टू वियर अ मास्क इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द नोज़. तो हमें अपने नोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो मास्क पहनना पड़ेगा या तो हम अपने हाथों से अपने नोज़ को कवर कर सकते हैं. तो वो मैनुअली हम कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली नॉस्ट्रिल खुद ब खुद बंद नहीं होता है ह्यूमन बींग्स में. लेकिन कैमल का जो नॉस्ट्रिल्स है वो ऑटोमेटिकली बंद हो सकता है. इट कैन क्लोज द नॉस्ट्रिल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आ रहा है और तेज़ हवा के साथ बहुत सारा सैंड पार्टिकल्स उड़ के आ रहा है, तो वो उसके आँखों में और उसके नोज़ में एंटर कर सकता है. तो इट क्विकली क्लोजेज इट्स नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, तो जैसे ही उसको लगता है कि सैंड पार्टिकल्स एंटर करेगा वो तुरंत अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लेता है. और जब थोड़ा विंड शांत हो जाता है देन इट ऑटोमेटिकली ओपन्स द नॉस्ट्रिल्स. ठीक है, तो जब थोड़ा विंड कम हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली नॉस्ट्रिल्स वो ओपन कर लेता है. सो इन दिस वे एक जो ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो फीचर है नॉस्ट्रिल का, वो भी कैमल को मदद करता है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग इनसाइड इट्स नोज. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि कैमल का जो नॉस्ट्रिल है वो मूव कर सकता है, क्लोज कर सकता है, ओपन कर सकता है कैमल के कन्वीनियंस के हिसाब से. हमारे जैसा नॉस्ट्रिल नहीं है जो ऑटोमेटिकली हमेशा ओपन ही रहता है. वी कैन नॉट क्लोज इट ऑन आवर ओन. ओके, then the next thing that we are going to read in the adaptive feature is about the hump. Generally हमें एक वहम होता है, we have a myth inside our head कि कैमल के हम्प में पानी स्टोर किया हुआ रहता है, which is completely wrong. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैमल के हम्प में पानी स्टोर किया हुआ रहता है, that it stores water in its hump and it uses it when it needs it. When there is no water available around it for so many days, then it uses that hump, that water which is present in the hump. So this is a completely a wrong kind of a notion. बिल्कुल गलत एक वहम जैसा एक बात है कि हम्प में पानी स्टोर नहीं रहता है. इट in fact stores fat in its hump. ठीक है, सो अगर आप बचपन से सोच रहे हैं कि कैमल के हम्प में पानी स्टोर होता है तो which is wrong, it's not correct. हम्प में क्या एक्चुअली स्टोर्ड रहता है? फैट स्टोर्ड रहता है. नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है जो हमको क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट वी ऑल्सो ईट सम काइंड्स ऑफ फैट्स विच आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स and they take longer time to release energy. So it is definitely stored in some parts of the body. जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर फैट स्टोर करना है तो it is stored under the skin. It is stored around various major organs of the body, जैसे around the heart, around the lungs, around the kidneys, around the liver. Okay, so अलग अलग organs के आसपास एक कवर बना लेते हैं फैट्स, या तो हमारे स्किन के जस्ट नीचे जमा होता है फैट. ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग दैट हैपन्स इन ह्यूमन बींग्स. लेकिन ये फैट कैमल के बॉडी में कहाँ स्टोर होता है? कैमल के बॉडी में ये फैट स्टोर होता है उसके हम्प वाले हिस्से में. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डायग्राम में देखा था कि हम्प हम लोग किसको कह रहे हैं. यू कैन जस्ट लुक इनटू द डायग्राम अगेन. दिस एरिया, दिस अपलिफ्टेड पोर्शन, जो कैमल का जो बैक है, जो कैमल का जो पीठ है, उसमें एक हिस्सा होता है जो इस तरीके से उठा हुआ रहता है, अपलिफ्टेड एरिया होता है. और उसी अपलिफ्टेड एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज हम्प. ओके, उसको हम लोग हम्प कहते हैं.
इसी हम्प में क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, फैट प्रेजेंट रहता है। ओके, और इसी फैट का इस्तेमाल कैमल तब करता है जब उसके आसपास खाना अवेलेबल नहीं होता है, जब उसके आसपास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी प्लांट पार्ट्स या कैक्टस या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू इट, जब उसके पास कोई भी ग्रीनर प्लांट पार्ट्स अवेलेबल नहीं है कंज्यूम करने के लिए, खाना अवेलेबल नहीं है, तब वो इस फैट को यूज़ करता है अपने अपने हम्प में जो उसने स्टोर किया हुआ है, उस हम्प से वो फैट का जो भी एनर्जी है वो रिलीज़ करके इस्तेमाल करता है। एंड इसी रीज़न के वजह से कैमल बिना खाने के कई दिनों तक डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फैट विच इज स्टोर्ड इन द हम्प। ठीक है, अब बात है कि खाने का तो ठीक है, इफ फूड इज नॉट अवेलेबल इट कैन यूज द फैट विच इज प्रेजेंट इन द हम्प इन द हम्प एरिया। सो व्हाट अबाउट वाटर? क्या कैमल बहुत दिनों तक क्या पानी के बिना भी सरवाइव कर लेते हैं? तो येस, डेफिनेटली येस, कैमल बिना पानी के भी बहुत दिनों तक सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन पानी वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट में स्टोर करके नहीं रखते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट वो कंट्रोल करते हैं अपने बॉडी को कि किस तरीके से उनके बॉडी से कम पानी का लॉस हो। वो अपने वाटर लॉस को कंट्रोल करते हैं और वाटर लॉस कम करने की वजह से उनके बॉडी में ऑटोमेटिकली ज़्यादा पानी रह जाता है और उन्हें अलग से पानी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो कई दिनों तक बिना पानी के सरवाइव कर लेते हैं। जैसे कैमल के बॉडी में स्वेटिंग ना के बराबर होता है। नॉर्मली जैसे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कॉन्स्टेंटली स्वेट प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट कम्स आउट ऑफ द स्किन एंड स्किन से बाहर निकलने के बाद it quickly evaporates and mixes into the atmosphere and gives us a cooling sensation. So जो कंडेंसेशन होता है उससे फिर एक ठंडी सी फीलिंग होती है, जब पसीना सूखता है या स्वेटिंग जो है वो इवापोरेट होता है तो उससे एक ठंडी सेंसेशन महसूस होता है हम लोगों को। तो वो चीज़ ह्यूमन बींग्स में है बिकॉज वी हैव स्वेट ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस स्वेट, लेकिन कैमल के बॉडी में स्वेटिंग ना के बराबर होता है और वो बिल्कुल स्वेट या तो बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करते या तो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं एज दैट कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। एंड दे ऑल्सो एक्सक्रीट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, उनका यूरिनेशन भी बहुत कम होता है। सो बाय दीज टू वेज कैमल कंजर्व्स वाटर इन इट्स बॉडी। इन दो तरीके से स्वेटिंग नहीं करके और कम यूरिन प्रोड्यूस करके कैमल अपने बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा कर रख लेता है ताकि उस पानी का इस्तेमाल वो तब कर सके जब उसके पास पानी बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो। ओके, एंड ऑल्सो इट कैन ड्रिंक इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर व्हेन वाटर इज़ एक्चुअली अवेलेबल। जैसे मान लो डेजर्ट में ओएसिस मिल गया या कोई एक ऐसा एरिया मिल गया, कोई कैनाल ही है वहाँ पर जहाँ बहुत पानी अवेलेबल है, तो अगर ऐसे किसी इलाके में कैमल अचानक पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो एक बार में बहुत अमाउंट ऑफ वाटर ड्रिंक कर लेता है एंड ताकि उसको तब उस पानी की ज़रूरत वो महसूस ना करे जब उसे पानी अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो जब उसे पानी मिलता है तो उस टाइम वो एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्लास 3 ग्लास, किसी किसी की कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो 4 ग्लास पानी भी पी लेते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। हम लोग बहुत ज़्यादा पानी भी एक बार में नहीं पी सकते हैं एंड दैट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ। सो कैमल के इन फीचर्स के वजह से वो पानी का भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेता है इन डेजर्ट, अनलाइक अदर एनिमल्स जो कि पानी और खाने की कमी के वजह से डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बट कैमल कैन ईजिली सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस बिकॉज वहाँ पर खाने का भी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर चुका है क्योंकि उसके बॉडी में हम्प होता है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, और पानी के कमी को भी वो टैकल कर सकता है क्योंकि उसके बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती है और वो बहुत कम यूरिन जनरेट करता है
एंड एक बार में वो पानी बहुत ज़्यादा पीकर स्टोर कर सकता है और उसको वो तब इस्तेमाल करता है जब पानी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। सो इन चीज़ों के वजह से कैमल कैन ईजिली सर्वाइव इन द डेजर्ट एरिया। और भी फीचर्स हैं, जो अदर फीचर्स हैं कैमल के बॉडी में, जैसे सोल्स ऑफ कैमल्स फीट आर ब्रॉडर so that they can walk easily on the sand without sinking into it। जैसे अगर नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी दूसरा कोई एनिमल अगर डेजर्ट में चलना चाहे, वॉक करना चाहे, तो हमारा जो पैर है वो ईजिली सैंड में धंस जाएगा, सिंक हो जाएगा। हमें ऐसा फील होगा दैट वी आर सिंकिंग इनसाइड द सैंड इफ़ यू ट्राई टू वॉक ऑन इट। तो ये जो सिंकिंग ऑफ द पर्सन है या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सैंड में चलना चाहता है, वो इजीली सैंड में सिंक क्यों करता है? क्योंकि हमारा जो फीट है वो बहुत नैरो है, एंड समथिंग विच इज़ नैरो विच हैज़ अ लेसर सरफेस एरिया, इट कैन ईजिली सिंक इनसाइड सैंड। सो ये प्रॉब्लम कैमल के साथ नहीं होती है। कैमल ईजिली सैंड के अंदर सिंक नहीं करता है क्योंकि कैमल का जो सोल है फीट का वो बहुत ब्रॉड है, जो कि उसको सैंड में सिंक करने में बचाता है, सैंड में सिंक करने नहीं देता है, और वो इजीली सैंड में चल पाता है। सोल ऑफ फीट क्या हो गया? कैमल का जो सोल है वो हम किसको कह रहे हैं? यू कैन जस्ट सी इन द डायग्राम, आई जस्ट शो यू दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। कैमल का जो सोल होता है, फीट का जो सोल होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, जस्ट सी दिस, ये वाला, ये जो नीचे वाला जो सोल है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। कैमल का फीट का जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसके बारे में हम लोग बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो दिस इज वेरी ब्रॉड एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, ठीक है। तो दिस इज द सोल ऑफ फीट एंड दिस इज ब्रॉड, मतलब बहुत चौड़ा होता है, ये ब्रॉडर होता है, और इसीलिए सैंड में धंसता नहीं है, सिंक नहीं होता है सैंड में, इसलिए ये आराम से चल पाते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल, एंड द नेक्स्ट फीचर दैट वी आर गोइंग टू रीड, दैट कैमल के पास थिक लिप्स होते हैं जो उसको कैक्टस और थॉर्न वाले कोई भी प्लांट पार्ट को कंज्यूम करने में मदद करते हैं। सो इट हैज़ थिक लिप्स, so it can eat the prickly desert leaves, desert plants without feeling pain। तो नॉर्मली कोई भी एनिमल ऐसा कोई भी प्लांट नहीं कंज्यूम करना चाहता है जिसके पास थॉर्न्स होते हैं या जो प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। प्रिकली मतलब जिसके पास थॉर्न्स या स्पाइन्स होते हैं, जिसके जो भी प्लांट में कांटे प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को जनरली कोई भी एनिमल नहीं कंज्यूम करना चाहता है, लेकिन कैमल इसको कंज्यूम कर पाता है विदाउट फीलिंग एनी पेन इन इट्स माउथ और इन इट्स एलिमेंट्री कैनाल एनीवेयर। वाई? बिकॉज इट हैज़ गॉट थिक लिप्स, जिसमें कि ये प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स उसको डैमेज नहीं कर पाते हैं, उसके पूरे माउथ को डैमेज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उसका थिक लिप्स इन सारे प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स से खुद को बचा लेता है। ओके, देन इसका जो ईयर्स है, कैमल का जो ईयर्स है, इट इज़ कवर्ड विथ हेयर, और ये जो हेयर से कवर्ड रहता है, उसका ईयर वाला हिस्सा जो हेयर से कवर रहता है, तो कोई भी तरीके का सैंड या डस्ट पार्टिकल उसके ईयर के अंदर नहीं जा पाता है। सो ये जो हेयर है वो सैंड और डस्ट पार्टिकल को ईयर के अंदर जाने से रोकता है। सो दीज वर द सम फीचर्स ऑफ कैमल्स बॉडी जो कि उसको एक परफेक्ट ऑर्गेनिज्म बनाता है डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए एज कम्पेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो इन सारे फीचर्स के वजह से ही कैमल को हम लोग इतना ज़्यादा स्पेशली देखते हैं डेजर्ट वाले इलाके में। अदरवाइज़ अगर ये सारे फीचर्स नहीं होते तो डेफिनेटली कैमल डेजर्ट वाले इलाके में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड इज़ अबाउट प्लांट्स कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डेजर्ट इलाका कैसा होता है और डेजर्ट इलाके में किस तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं और उनके बॉडी में किस तरीके का अडेप्टिव फीचर्स देखा जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है कि
प्लांट्स किस तरीके के होते हैं, डेजर्ट इलाके में किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। सो प्लांट्स जो भी डेजर्ट में पाए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है सरवाइव करने के लिए। दे रिक्वायर अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर टू सरवाइव इन डेजर्ट रीजन। एंड जो प्लांट्स हैं उनके रूट्स बहुत डीपर होते हैं, सो दैट वो बहुत ही नीचे तक बहुत सॉइल में बहुत गहराई तक पेनिट्रेट कर सके एंड पानी ढूंढ सके। क्योंकि डेजर्ट इलाके का हम जानते ही हैं कि वो एक सूखा एरिया है, बहुत ड्राई रीजन है, जहाँ का अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत ही गहराई में होता है, बहुत ही डीपर होता है, और वहाँ तक नॉर्मल कोई दूसरे जो प्लांट्स हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। जो डेजर्ट में उगने वाले प्लांट्स हैं उनका रूट्स बहुत डीपर होता है और बहुत लॉन्गर होता है, इसलिए वो गहराई तक पेनिट्रेट करके पानी तक पहुँच पाते हैं और वहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। सो दैट इज़ वाई लॉन्गर रूट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर डेजर्ट प्लांट को सर्वाइव करना है तो इट नीड्स टू हैव लॉन्गर रूट्स सो दैट इट कैन easily absorb water from the very deeper underground water table. Okay, then कुछ ऐसे plants हैं जैसे कैक्टी जिसका स्टेम जो है वो ग्रीन होता है एंड फ्लैशी होता है, और अपने स्टेम के मदद से ही वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्योंकि कैक्टी या कैक्टस जो भी आप कहें, इन सारे प्लांट्स में आपको लीफ नहीं मिलेगा, देयर इज़ नो लीफ प्रेजेंट। हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कस किया है कि कैक्टस के पास या कैक्टी के पास जो भी लीव्स होते हैं दैट गेट्स मॉडिफाइड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू स्पाइंस। तो सिंस इसके पास लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इट हैज़ टू यूज़ द ग्रीन फ्लैशी स्टेम। और ग्रीन ये इसीलिए है क्योंकि स्टेम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ लीव्स, क्योंकि लीव्स तो है ही नहीं, लीव्स हैव रिड्यूस्ड देमसेल्व्स इनटू स्पाइंस। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम के थ्रू होता है। ओके, और ये जो स्टेम्स हैं ये अपने में बहुत सारा पानी स्टोर करके रखते हैं जब पानी उनको कहीं से मिलता है। सो बाय एनी मीन्स अगर उनको पानी मिल जाता है, किसी भी तरीके से अगर उनको पानी मिलता है, तो ये पानी वो एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं अपने स्टेम्स में। तो स्टेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करते हैं, इसीलिए इन सारे प्लांट्स को हम लोग सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। सक्यूलेंट प्लांट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो वर्ड है सक्यूलेंट, इट मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, इट मीन्स फुल ऑफ जूस, it means juicy stem. Okay, so succulent का मतलब क्या हुआ? I'll just write the meaning so that it is much more clear. Succulent means filled with liquid, or you can just simply call it juicy, right? So ऐसा कुछ जिसके अंदर लिक्विड फिल किया हुआ हो या वो बहुत जूसी हो, बहुत पल्पी हो, बहुत फ्लैशी हो, तो उसको हम लोग सक्यूलेंट कहते हैं। तो डेजर्ट के प्लांट्स को या कैक्टस को मोस्टली हम लोग सक्यूलेंट प्लांट क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि डेजर्ट प्लांट्स में या स्पेशली कैक्टस में जो उसका स्टेम होता है दैट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो कैक्टस या कैक्टी या डेजर्ट प्लांट्स के स्टेम में सिंस पानी स्टोर्ड रहता है, इसीलिए इन प्लांट्स को हम लोग सक्यूलेंट प्लांट कहते हैं। बिकॉज द वर्ड सक्यूलेंट मीन्स समथिंग फिल्ड विथ लिक्विड और समथिंग विच इज़ जूसी, समथिंग विच इज़ फ्लैशी। तो सिंस कैक्टस प्लांट का जो स्टेम है वो बहुत फ्लैशी और बहुत जूसी होता है बिकॉज उसके अंदर पानी फिल किया हुआ रहता है और वो अपने में पानी स्टोर करके रखते हैं सो दैट दे कैन यूज़ इट फॉर लेटर पर्पसेस। तो इसीलिए इन सारे प्लांट्स को हम लोग सक्यूलेंट प्लांट्स कहते हैं। ऑल्सो देयर इज़ अ थिक वैक्सी कवरिंग, एक थिक वैक्सी कवरिंग होता है स्टेम में जो इस पानी को रिटेन करके रखने में मदद करता है। मतलब इस पानी को बचा के रखने के लिए एक थिक वैक्सी कवरिंग होती है स्टेम्स के ऊपर जो पानी का लॉस होने से रोकती है। ठीक है, देन
नेक्स्ट फीचर जो डेजर्ट प्लांट्स में हम लोग देखते हैं वो ये कि डेजर्ट प्लांट अगर फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं तो ये फ्लावर सिर्फ रात के टाइम में ही खिलते हैं और दिन के टाइम में वो खुद को क्लोज कर लेते हैं। तो जो फ्लावर के पेटल्स हैं वो रात के टाइम में ओपन होकर ब्लॉसम करते हैं। सो ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट टाइम, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है और ठंड होता है आसपास तब, ताकि जो फ्लावर्स है वो मुरझाए नहीं। ज़्यादा गर्म कंडीशन में अगर फ्लावर्स ब्लॉसम करेंगे तो उनका पेटल्स जो है वो सूख कर ड्राई होकर मुरझा जाएगा। तो इसीलिए फ्लावर ज़्यादातर ब्लॉसम करते हैं रात के टाइम में, और जैसे ही दिन का टाइम होता है दे सिंपली क्लोज देयर पेटल्स एंड फ्लावर्स जो है वो खुद को बंद कर लेते हैं, अपने पेटल्स को क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि आसपास का टेम्परेचर दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। देन एक और फीचर जो मैंने कई बार आपको बताया है दैट डेजर्ट प्लांट के लीव्स खुद को मॉडिफाई करके रिड्यूस कर लेते हैं इनटू स्पाइंस, जिससे कि उनका वाटर लॉस रुक जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही हो सकता है। एक्सेस वाटर वेपर बाहर निकालना, जब बहुत ज़्यादा सनलाइट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमें जैसे पसीना आता है, हम लोग जैसे अपने बॉडी का एक्सेस वाटर बाहर निकालते हैं, उसी तरीके से प्लांट भी अपने बॉडी का एक्सेस वाटर बाहर निकाल सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस नहीं होता है या ना के बराबर होता है डेजर्ट प्लांट्स में, क्योंकि डेजर्ट प्लांट के लीव्स अपने आप को रिड्यूस करके स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इससे ये वाटर लॉस प्रिवेंट हो जाता है और ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। ओके, so that was all about the kinds of organisms that we see in a desert region. Plant and animal दोनों के बारे में ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे that is about the kind of transpiration that happens in a leafy plant and a thorny plant. ठीक है, so how much amount of water is lost due to transpiration in a normal leafy plant and a thorny plant, that means a cactus plant or a desert plant. Okay, तो दो तरीके के प्लांट्स हमें लेना है। एक तो तुलसी प्लांट ले रहे हैं, मतलब एक जो नॉर्मल प्लांट है जो नॉर्मल कंडीशंस में उगता है, और एक कैक्टस प्लांट ले रहे हैं जो डेजर्ट में उगता है। अब इन दोनों पॉटेड प्लांट के ऊपर हमें एक प्लास्टिक बैग कवर कर देना है, और उसको कुछ देर के लिए हम लोग सनशाइन में रख देंगे। कुछ घंटों के लिए हम लोग ऐसे एरिया में रख देंगे जहाँ पर सनलाइट अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ घंटों के बाद कि दोनों पॉलीथिन बैग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, लेकिन हम ये देखेंगे कि जो तुलसी का प्लांट हम लोगों ने लिया है उसमें ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगा, और जो कैक्टस प्लांट रहेगा उसमें कम वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होगा। इससे ये इंडिकेट होता है कि जो तुलसी का प्लांट हम लोगों ने लिया उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स देख रहे हैं हम लोग, और जो कैक्टस प्लांट हम लोग ले रहे हैं उसमें कम वाटर ड्रॉपलेट इसीलिए है क्योंकि कैक्टस प्लांट में कोई भी लीफ नहीं है, उसके पास सिर्फ स्पाइंस है। तो जो भी ट्रांसपिरेशन हुआ है वो स्टेम के थ्रू हुआ है, स्टेम में जो भी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है उसके थ्रू हुआ है, और स्टेम से ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो सकता है, इसीलिए कैक्टस प्लांट के केस में कम पानी का ड्रॉपलेट है और तुलसी प्लांट के केस में ज़्यादा पानी का ड्रॉपलेट है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड यूजिंग दिस एक्टिविटी कि ट्रांसपिरेशन नॉर्मल प्लांट्स में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पास लीव्स प्रेजेंट है, और कैक्टस प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम होता है क्योंकि उनके पास लीव्स नहीं होते हैं, क्योंकि लीव्स जो हैं वो खुद को मॉडिफाई करके उन्होंने उस चीज़ को बदल दिया है इनटू स्पाइंस, और स्पाइंस ट्रांसपिरेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे विद द नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट दैट इज़ माउंटेन एंड पोलर रीजन, कि माउंटेन एंड पोलर रीजन में किस तरीके के कंडीशंस होते हैं और उन कंडीशंस में किस तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस नए टॉपिक से शुरू करेंगे। टिल देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माई क्लास टुडे।
टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।